चुनाव हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा के नतीजे आ गए हैं और उस दरमियान एक बात सुनने को खूब मिली कि बीजेपी कार्यकर्ता और उनके नेता कहते हैं कि अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर अधिकारियों को क्या हिदायत दे दी है सीयूजी नंबरों को लेकर, खास तौर पर यह आपको बताएंगे। इसके अलावा समीक्षा बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार जारी है। बताया जा रहा है बाकायदा एक टास्क फोर्स बन रही है, वो सभी हारी सीटों पर जाएगी और पता लगाएगी कि हार के कारण क्या रहे, और हार के कारण जाहिर सी बात है पता लगाएंगे तो फिर कुछ उसके बाद एक्शन भी होगा। क्या होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे आईएएस अभिषेक सिंह के बारे में, जिन्होंने पहले हीरोगिरी की, उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ी, कहा गया राजनीति में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिली और अब फिर वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह नौकरी वापस मिल जाए। तो उनका मामला कहाँ फंसा है, क्या चल रहा है, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा एसटी हसन, ये नाम आपको पता होगा, मुरादाबाद के सांसद थे, टिकट कटा और अब वो फिर से कुछ दांव पेच करने में लगे हैं। तो क्या कहानी इसकी है ये आपको समझाएंगे और सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज धन्यवाद जी, भाई। खूब स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो सीयूजी नंबरों का खेल, तो आप लंबे समय से पत्रकार रहे हैं, फील्ड के पत्रकार रहे हैं, तो आप कहानी जानते ही हैं। नेता और कार्यकर्ता दुखी हैं, पत्रकारों का तो पुराना नाता है सीयूजी नंबरों का फोन ना उठने का, या उठने का तो साहब मीटिंग में है ये सुन लेने का। तो सुनने में आ रहा है कि जो रिजल्ट आया है उसमें भी माना गया है कि एक कारण ये भी है कि कार्यकर्ता नाराज है, नेता लोग नाराज हैं, विधायक लोग नाराज हैं कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दे दी है, क्या चल रहा है? देखिए, पार्टी जो है और सरकार बिल्कुल कोर्स करेक्शन में जुटी हुई है। और इस बार जो पार्टी का खराब परफॉर्मेंस रहा यूपी में बीजेपी का, तो उसमें तमाम वजह बताई जा रही है। कोई एक मोटे तौर पर तो एक वजह नहीं है। एक कारण ये भी बताया गया कि जो कार्यकर्ता है ना, वो इम्पावर्ड नहीं है। उसे सिर्फ ड्यूटी में 24/7 लगा दिया जाता है, पर उसकी सुनने वाला, उसका सुख दुख बांटने वाला, या फिर कि हाँ हमारी पार्टी सत्ता में है, वैसा कुछ उसे फील नहीं मिलता है। दूसरी बात ये भी हमने सुना और आपने भी देखा होगा, कई विधायकों की, कई मंत्रियों की भी शिकायत है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है, उनका फोन तक नहीं उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कई बार इस तरह की चीजें आई है। लेकिन चुनाव के बाद जब तमाम चीजों की समीक्षा की जा रही है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक बैठक बुलाई सीनियर अधिकारियों की, और जो जिले में या कमिश्नरी में तैनात है उन सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, और 3 मोटी बातें कही गई। पहले उन बातों पर एक बार नजर डाल देते हैं कि जिनके पास भी सीयूजी नंबर है, जो भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको सीयूजी नंबर दिया गया है, तो उस सीयूजी नंबर को वो जरूर उठाए, 24/7 उस पर अवेलेबल रहे। अगर फोन नहीं उठता है तो कॉल बैक करें। गौर करिएगा सौरभ जी, आप कॉल बैक करेंगे, ये कहा गया। दूसरी बात कही गई कि डीएम हो, एसपी हो, जिला शिक्षा अधिकारी हो, जो भी हो अधिकारी, उनके यहाँ जो जनता दर्शन होता है, मतलब आप जो जन सुनवाई करते हैं, वो समय निर्धारित है सबके लिए। उस समय वो अपने ऑफिस में रहे और सबसे सुने और उनकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण यानी उसका समाधान करें। ये एक दूसरी बात कही गई है। तीसरी बात जो कही गई है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान हो, जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। अब ये तो कह तो दिया गया जी, पहली बार नहीं कहा गया। इस तरह के सर्कुलर, गवर्नमेंट सर्कुलर कई बार जारी हुए हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो, क्या प्रोटोकॉल है उसका पालन हो। अब मैं 2-3 कहानी आपसे साझा करूंगा। ये बैठक कल हुई जी, और कल बैठक के बाद एक जगह मैं पहुंचा, वहां एक बड़े ताकतवर मंत्री थे, उनके कमरे में जब गया मैं, वहां पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ऊपर और चीफ सेक्रेटरी से नीचे का जो रैंक होता है वो कहा जाता है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जी, तो यानी वो सीनियर आईएएस अधिकारी हुए। तो वहां बैठे थे, तो एक मंत्री जी ने अपने स्टाफ को, जो उनका पीएस था, उसको कहा कि भाई जरा वो कमिश्नर साहब को फोन लगाइए। उस बेचारे ने कमिश्नर साहब को सीयूजी पर नंबर पर लगाया और स्पीकर फोन पे फोन लगा। उधर से जवाब आया, साहब मीटिंग में जी, थोड़ी देर बात करिएगा। मतलब उसने ये भी नहीं पूछा कौन बोल रहे, कहां से बोल रहे। उसने कहा भी कि मैं फलाने मंत्री जी के यहाँ से बोल रहा। बोला साहब मीटिंग में है, मैं बता दूंगा। ठीक है, मतलब वो ऑटो कॉलर ट्यून की तरह उसको समझिए। आप भी फोन, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप किसी भी जिले के डीएम, एसपी, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एडीजी, किसी को भी आप सीयूजी नंबर पर, किसी पुलिस कमिश्नर को आप सीयूजी नंबर पर फोन कर लीजिए, वो नोएडा से लेकर लखनऊ तक की क्यों ना हो, किसी का फोन नहीं उठेगा। वो फोन उठाता कौन है? तो या तो उनके ऑफिस में पड़ा रहता है, उनका गनर रहता है। एक मैं आईजी और कह दिया जाता है मीटिंग,
तो मुझे पंचायत का डायलॉग याद आ गया, करिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग। हाँ, करिए मीटिंग खेलिए मीटिंग, जो जी अपने भूषण जी का जो है, जो आजकल बहुत उसके तरह तरह के रील और मीम्स बन रहे हैं उस जी। पर। तो मैं ये कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, आप अभी ट्राई कर लीजिए, किसी को भी सीयूजी नंबर पर लगा लीजिए, कोई भी हो, फोन नहीं उठना, उठेगा तो वही ऑटो कॉलर ट्यून आपको जवाब मिलेगा। तो उन्होंने लगाया और ये जवाब आया। खैर, उन्होंने कहा कि उनके पर्सनल नंबर पे लगाओ। फिर उसी व्यक्ति ने पर्सनल नंबर पे स्पीकर पे लगाया, कॉल जाती रही, घंटी बजती रही, साहब ने नहीं उठाया। मंत्री जी झेप गए। सामने मैं भी बैठा था। भाई ऐसे बंद कमरे में हो तो ठीक है, मेरे सामने उनकी धीरे धीरे परतें खुल रही थी भौकाल। जी। तो मंत्री जी ने खुद अपना मोबाइल लिया और उस मोबाइल से उनको पर्सनल नंबर पर फोन किया। पूरी घंटी जाती रही, कमिश्नर साहब ने फोन नहीं उठाया। ठीक है, और वो बहुत झेप गए थे। इस बीच में उन्होंने कहा कि भाई चाय मंगाइए। मैं समझ गया था, उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। उनकी जी जगह मैं और आप रहते तो क्या करते। जी। उनके साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा यह अफसर तो बड़ा अच्छा है, ऐसा करता नहीं। उन्होंने तड़ से अपने मोबाइल से उन्हीं को फोन लगाया और पहली रिंग में उन्होंने फोन किया, फोन उठाया, कहा जी सर। क्या ठीक है, बात है, अब गजब है तो। देखिए, एक जो कैबिनेट मंत्री है, ताकतवर मंत्री है योगी सरकार का, उसका फोन कमिश्नर ने नहीं उठाया, पर अपने सीनियर आईएएस अधिकारी के फोन की जैसे ही एक रिंग बजी, उन्होंने उठा लिया। फिर उन्होंने बात कराई कि मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। बात खत्म आप हो गई। बताइए पंकज जी, जब कैबिनेट मंत्रियों का फोन नहीं उठ रहा अधिकारियों से, तो एक आम कार्यकर्ता या जिले लेवल का कार्यकर्ता या विधायक या सांसद, उनका तो फिर क्या ही उठता होगा, और उनकी जो नाराजगी और शिकायत नजर आती है। मुझे लगता है फिर तो जब ये एग्जाम्पल जैसा है, उस हिसाब से तो कुछ चीजें तो कम से कम सही होती हैं। बिल्कुल, और ये बात कोई ऐसी नहीं है, शिकायत बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपने कई लोगों ने, हम सामने देखते हैं। जी। अभी की कुछ दिनों पहले की एक बात बताता हूँ, ये चुनाव के पहले की बात है। पूर्वांचल का एक जिला है, वहां के एक प्रभारी मंत्री जी हैं, और वो मंत्री जी बड़े पॉपुलर भी हैं, यूथ से निकल कर आए हैं। उन्होंने जो उनका जिला प्रभार में मिला है, उस जिले के डीएम को उन्होंने, और उनके पास उसी जिले से 3-4 लोग आए हुए थे, तो चाहते थे कि डीएम साहब को कह दें कि फलाना आए हैं, जाएंगे, आपसे मिलेंगे, इनकी जो बात है उनको सुन लीजिएगा, जो नियम से हो पाएगा, कानूनी तौर से हो पाएगा, वो उनकी मदद कर देंगे। इतना ही तो कहना होता है नेता को, और क्या जी। कहना होता है। भाई साहब, मंत्री जी ने 1 बार 2 बार 3 बार फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। तो जिले के प्रभारी मंत्री हैं और उनके जिले के डीएम को फोन कर रहे हैं, वो नहीं उठाते। मैं तो ऐसी अनगिनत कहानियां होंगी, और ये बहुत, और ये धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। हमको और आपको जो कहते सुनते अभी देख रहे होंगे, उसमें कई अधिकारी भी होंगे, हमको और आपको कोसेंगे, पर ये सच है। ये यूपी का बहुत बड़ा सच है कि कोई अपना सीयूजी नंबर नहीं उठाता, पर्सनल नंबर भी नहीं उठाते हैं लोग। आज की तारीख में ये हालात है। और रही बात जन सुनवाई की, तो आप वहां चले जाइए और हालत देखिए कि क्या होता है। डीएम के, एसपी के, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में कैसी शिकायतें सुनी जाती है, कैसे उस पर अमल होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, सबका हाल एक ही जैसा। और यही वजह है कि धीरे धीरे ना जनता को ना लगने लगता है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। मुख्यमंत्री ने इस बात को फिर से रिट्रेट किया है। मैं कह रहा हूँ रिट्रेट, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने सबको इस मामले में कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई। एक बार मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि समय पर, यानी सवेरे 9:30 बजे तक लोग अपने ऑफिस में आ जाएंगे, लंच करने कोई नहीं जाएगा। मुझे याद है कि उन्होंने शुरुआत में किया था, मुख्यमंत्री के स्टाफ, जो मुख्यमंत्री ऑफिस के यहाँ से लैंडलाइन पर डीएम के यहाँ फोन जाता था, एसपी के यहाँ फोन जाता था कि क्या साहब मौजूद है, मतलब इस तरीके से चेकिंग होती थी। फिर कुछ दिनों बाद वही पुराने सिस्टम पर चला आया। बेसिकली क्या है कि सरकार से ज्यादा मजबूत क्या होता है, सरकार का इकबाल। सरकार अपने इकबाल से चलती है। जब इकबाल खत्म हो जाता है ना, तो फिर चीजें धीरे धीरे खराब होने लगती। उसी बात को योगी आदित्यनाथ जी ने फिर से रिट्रेट किया है कि भाई जनता की बात कौन सुनेगा, आपको ये जिम्मेदारी आप सुनेंगे। ये अधिकारी कर्मचारी भी उसी व्यवस्था के एक अंग होते, सिस्टम का हिस्सा होता है, सबको मिलकर काम करना होता है, तभी जाकर चीजें होती। तो एक जन सुनवाई की बात हुई, सीयूजी नंबर की बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि भाई आप सोचिए ना, कहा उन्होंने कॉल बैक करने के लिए। कौन कॉल बैक करता है, ऐसे तो कोई फोन ही नहीं उठाता, कॉल बैक कौन करेगा। ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। अगर इस पर इस बार मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है कि इसकी मॉनिटरिंग होगी, और अगर ऐसा होता है तो वाकई में कह सकते हैं कि यूपी की जनता के लिए एक शुभ संकेत इसे कहिए कि एक अच्छी चीज होगी, उनकी बातें सुनी जाएगी। चलिए, जो होना था वो तो हो गया, आगे के लिए कम से कम एक करेक्टिव मेजर हो जाएगा। बिल्कुल, तो नज़र बनाए रखनी पड़ेगी हमको और आपको भी इस चीज़ पर, ये जो कहा गया है इस पे कितना अमल हो रहा है। बाकी तो नेता और कार्यकर्ता लगातार फीडबैक हमको आपको देते ही रहते हैं कि कितनी सुनवाई उनकी हो रही है, और उसका असर चुनाव पर
दिखा भी है। अगले विषय पर चलते हुए चुनाव के असर की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर जो असर पड़ा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घटे हैं, उसके बाद से लगातार समीक्षाओं का दौर चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चल रहा है और अब खबर है कि लखनऊ में एक बाकायदा स्पेशल यूनिट बनाई गई है, स्पेशल टास्क फोर्स टीम बनाई गई है जो सभी हारे हुए जिलों में जाएगी। तो सवाल पंकज जी ये है कि जिलों में जाके क्या पड़ताल होने वाली है? अगर जहां पर मान लीजिए कहीं नजर आता है कि भीतरघात हुई है तो क्या एक्शन भी होगा? किन किन लोगों पर नजर रहेगी? जिला अध्यक्षों पर नजर रहेगी, क्षेत्रीय अध्यक्ष पर नजर रहेगी, विधायकों पर रहेगी? मतलब प्रोसेस क्या होने वाला है इसका? तो देखिए, आज क्या हुआ ना कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी, इन लोगों ने 40 लोगों की एक कमेटी बनाई है, जिसको टास्क फोर्स भी हम कह रहे हैं, कोई लोग कमेटी कह रहे हैं। उनके साथ एक मीटिंग की यहाँ पर आज। एक्चुअली क्या है कि चुनाव के हार के बाद से, मतलब कहिए खराब प्रदर्शन के बाद से बहुत चल रहा है कि समीक्षा की जाए और जिन लोगों ने पार्टी को ही हटाने का काम किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि जो लोग हारे हैं ना, अगर उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके कहे पे एक्शन नहीं हुआ, तो निकल करके मीडिया में ऐसे ही बातें कहेंगे, पार्टी की किरकिरी होती रहेगी। आप मुजफ्फरनगर का प्रकरण देख लीजिए कि संजीव बालियान और संगीत सोम रोज हरी जी कथा, हरी अनंता टाइप का मामला होता है, वो जुबानी जंग जारी है। कभी पहले इधर से बात होती, कभी उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और पार्टी की किरकिरी हो रही, छिछालेदारी हो रही है, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताते चले जा रहे हैं। तो नुकसान किसका? पार्टी का। जी रही बात अब आ जाए बैठक पर, तो 40 नेता, उसमें कुछ पार्टी के ऑफिस बेयरर हैं और कुछ ऐसे हैं जो सीनियर लीडर हैं, योगी सरकार में पहले मंत्री रहे थे। जैसे आप महेंद्र सिंह को जानते हैं, महेंद्र सिंह जिनको मध्य प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। जी सुरेश राणा जी को आप जानते हैं, जो कि पहले गन्ना मंत्री रहे गन्ना हैं। मंत्री थे, हाँ। तो जो लोग जो ऑफिस बेरर नहीं है लेकिन सीनियर मंत्री है, संगठन का कामकाज का अनुभव है, ऐसे लोगों को भी इस टीम में रखा गया। और सिर्फ हारी हुई सीटों की समीक्षा नहीं हो रही है जी सौरभ जी, पूरे 80 लोकसभा सीटों की समीक्षा हो रही है कि अब अच्छा। जीते भी हैं तो कम वोट से क्यों जीते भाई। ठीक बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से लेकर के साक्षी महाराज, सबका वोट जो 4 लाख वोटों से पिछले यानी 2019 के जी चुनाव में जीते थे, वो 30,000 से जीत रहे हैं, वो 20,000 से जीत रहे हैं। गोरखपुर में देखिए रविकिरण शुक्ल, वो कितने वोट कम वोटों से जीते हैं। तो कोई जी एक जगह की कहानी नहीं है। तो आखिर ये इस स्थिति में पार्टी क्यों आई, आखिर उसकी क्या वजह है? उन सारी वजहों का पता करने के लिए इन 40 लोगों को लगाया गया है। एक नेता को 2 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। वो वहां जाएंगे, पार्टी के जिलाध्यक्ष ऑफिस लीडर से मिलेंगे, ग्राउंड पर जाकर के लोगों से बातचीत करके, पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके पता लगाएंगे कि आखिर पार्टी हारी है तो क्यों हारी है, पार्टी जीती है तो इतने कम वोटों से क्यों जीतेगी, जीती है। फिर उसकी बाकायदा एक रिपोर्ट बनेगी, जो भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि उस रिपोर्ट को फिर केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा जाएगा। अब देखिए, पार्टी के अंदर ना बिल्कुल तूफान मचा हुआ, जी बहुत भयंकर अंदर से, मतलब कहिए कि बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, मतलब पार्टी का तंत्र जो है। अगर इस जी पर जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं होता है तो इसीलिए बिना वक्त गवाए, पहले तो क्या हुआ, आपको आपने और हमने चर्चा की थी कि जो लोग शिकायत कर रहे थे, जैसे हमने जगदम्बिका पाल जी की चर्चा की थी। फिर हमको पता लगा आर.के. सिंह पटेल, जो कि बांदा के सांसद जी हैं, रहे, चुनाव हार गए इस बार, पहले समाजवादी पार्टी से भी सांसद रहे, उन्होंने भी बंद लिफाफा दिया। कौशल किशोर जो मोहनलालगंज से सांसद रहे, मोदी सरकार में मंत्री रहे, तो उन सब ने भी अपनी अपनी बात बताई है। तो है क्या कि अगर इस पर एक्शन नहीं होगा तो फिर इन लोगों को लगेगा कि उनकी बात तो सुनी ही नहीं गई, उनको हरा दिया गया, उनका कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर वो रिएक्शन करेंगे। इसीलिए पार्टी ने देरी नहीं की। पहले तो वो लिफाफे वाली कार्रवाई हुई, जिन लोगों ने दिया वो दिया। उसके बाद कुछ लोगों को, जैसे हमने चर्चा की थी कि कल अवध क्षेत्र के कुछ हारे हुए जी उम्मीदवारों को बुलाया गया, उनके साथ बैठक हुई, बातचीत हुई, जिसमें फैजाबाद से लल्लू सिंह जैसे नेता भी आए। आज कानपुर क्षेत्र के कुछ हारे हुए उम्मीदवारों को बुलाया गया, उनसे चर्चा हुई। एक्चुअली क्या हो रहा है, कोशिश की जा रही है कि जो 2014 में पार्टी का इतना शानदार प्रदर्शन रहा, सहयोगी दल के साथ मिलकर बीजेपी ने उस 80 में से 74 सीटें जीती। जी 2019 में जब सपा और बसपा आरएलडी का गठबंधन था, इतना बड़ा मजबूत बिल्कुल सॉलिड गठबंधन था, उसके बावजूद भी बीजेपी अपने लिए 62 और अपना दल 2 सीटें और जोड़ी तो 64 सीटें मिली थी एनडीए को। जी और इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के सहारे सामने जो है बीजेपी चारों खाने चित हो गई। तो अभी से आपको देखना पड़ेगा पार्टी की हार की वजह, पार्टी के खराब परफॉर्मेंस की वजह, भीतरघात किया तो क्या हुआ, संविधान आरक्षण वाले को क्यों काउंटर हम नहीं कर पाए, जो विपक्ष की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया गया था। बीजेपी का अपना एक मजबूत नॉन यादव पिछड़ा वोट बैंक, नॉन जाटव दलित वोट बैंक, दोनों खिसक के शिफ्ट करके चला गया। इन सारी चीजों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब देखते हैं बस
एक ही चीज हम उम्मीद करना चाहते हैं कि सिर्फ ये खाना पूर्ति ना रह जाए, क्योंकि कई बार हाँ क्या होता है आपने देखा होगा, कोई घटना होती है, उसकी जांच होती है, जांच की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट सालों धूल में फांकती रहती है, कुछ होता ही नहीं। जी। तो कहीं इस बार भी ऐसा ना हो। अगर ऐसा होता है तो फिर समझिए पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि खतरे की घंटी तो बज चुकी है, और जब बज चुकी है तो आपको उससे निपटना पड़ता है। बिल्कुल, कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि 2027 का चुनाव सिर पे है। कार्यकर्ताओं का मोराल लगातार वैसे ही डाउन है और पहले से ही डाउन है, और जो नतीजा है उसके बाद तो और डाउन हो गया है। तो देख रहे हैं वो नेतृत्व की तरफ। अब देखिए नेतृत्व क्या करता है, नज़र हमारी आपकी भी रहेगी। अब चलते हैं, एक आईएएस अफसर हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चर्चित आईएएस अधिकारी हैं, अभिषेक सिंह नाम है। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, कविता की 4 पंक्तियाँ, वो मैं सुना देता हूँ। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो धार क्या मझधार क्या। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। और जिस तरीके से उनका घटनाक्रम पंकज जी रहा है, पहले हीरोगिरी की, उसके बाद फिर राजनीति में आने की बात हुई, इस्तीफा दे दिया, ये हुआ चुनाव लड़ेंगे, मगर कुछ दाल गली नहीं, और अब वापसी कही जा रही, करने का प्रयास कर रहे हैं कि वापस से अफसर बन जाएं, जो रौब था वो वापस अफसर वाला मिल जाए, मगर दाल यहाँ भी गल नहीं रही है। क्या मामला है, क्या कहानी है अभिषेक सिंह की? देखिए, जो सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा उसको यूं समझिए, हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि उखली में जब मुंडी डाल दिया तब क्या डरना। इसको उन्होंने बड़े मर्यादित तरीके से उन्होंने ढूंढ के जी लिखा है। अभिषेक सिंह आईएएस अधिकारी थे, क्योंकि अब तो यही कहना पड़ेगा तकनीकी रूप से। उनकी पत्नी है दुर्गा शक्ति नागपाल, जी बहुत चर्चित हुई थी गाजियाबाद में एक प्रकरण को लेकर के, तब अखिलेश यादव की सरकार थी। जी। अभी वो बांदा की डीएम है। कुछ फिल्मों में, कुछ म्यूजिक वीडियो एल्बम में अभिषेक सिंह काम किए हैं। हमारी भी मुलाकात कुछ अधिकारियों के यहाँ उनसे हो गई, डायरेक्ट नहीं, मतलब वो वहां पहुंचे थे, मैं पहुंचा, या मैं वहां पहले से बैठा था, ये वहां पहुंचे। इस तरीके के कुछ घटनाएं हैं। एक दो किस्से मैं आपके साथ साझा भी करूं। पहले जी। तो कहानी ये जान लेते हैं कि अभी क्यों चर्चा में आया। हाँ एक्चुअली क्या है कि अभिषेक सिंह जैसे अधिकारी इकलौते नहीं है। बिहार में गुप्तेश्वर पांडे बड़े चर्चा में रहे, जी। आपने उनके साथ भी देखा, मुझे याद है उनके साथ तो दो दो बार हुआ था। एक बार और उनको उम्मीद थी कि टिकट मिल जाएगा, बीआरएस ले लिया, नहीं हुआ, फिर जी। नौकरी में आ गए, फिर उन्होंने ऐसे ही बीआरएस ले लिया, और फिर उनको बक्सर से टिकट नहीं मिला, और देखिए इस बार बक्सर से बीजेपी हार भी गई। तो गुप्तेश्वर पांडे चूंकि बड़े चर्चित नाम है इसलिए उनका जिक्र कर लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और देखिए क्या हुआ कि अभिषेक सिंह मूलतः जौनपुर के रहने वाले हैं, और शुरुआत से सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहने वाले। फिल्मों में इनकी अभिरुचि थी, जिम उम जाना और वो सारी बातें। मुंबई में ही ज्यादा समय इनका रहता था। आपने देखा होगा महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए कोई ऐसे बड़े जी। चेहरे नहीं है जिनके साथ आपने उनकी सबके साथ तस्वीर तस्वीरें आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर ना देखी होगी। अभी भी पीयूष गोयल के साथ मैंने तस्वीर देखी, एकनाथ जी। शिंदे के साथ भी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं उनके। तो अभिषेक सिंह चाहते थे जौनपुर से चुनाव लड़ना, तो इसीलिए उन्होंने ले लिया था वीआरएस। अब जौनपुर जानते हैं बड़ा खतरनाक जगह है। मतलब जी। मुंबई से आए कृपा शंकर सिंह, उनको टिकट मिल गया। बड़े नेता, महाराज, मुंबई की राजनीति के गृह राज्य मंत्री। एक समय था जब उनका सिक्का चलता था, तूती जी। बोलती थी। खुद ही यहाँ निपट गए। एक बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी है वहां पर। तो इन सबके बीच में देखिए कि उनको टिकट मिल नहीं पाया। बड़े बड़े हेवी वेट थे, लगे हुए थे। अभिषेक सिंह भी, उनकी पोस्टरिंग देखिए, जी। एक सोशल एक्टिविस्ट की, सामाजिक कार्यकर्ता की तरह भी आपने देखा होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो मुफ्त में बसों में भर भर कर वो जौनपुर के लोगों को अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कराने जाते थे। कई सारे वीडियो देखा होगा, बस में खुद ही जी। पहुंचकर लोगों के लिए खाने पीने का क्या इंतजाम है, लोग कैसे जा रहे हैं, आ रहे हैं। कुछ विवादों में भी रहे। जब एक एक्ट्रेस का प्रोग्राम हुआ, 2-3 एक्ट्रेस का जौनपुर में, जी। तो जिनके साथ उन्होंने म्यूजिक वीडियो बनाया था, बनारस भी गए थे, गंगा घाट पर गंगा आरती वगैरह भी की थी। तो वहां पे इतनी भीड़ हो गई कि पुलिस को लाठी चलानी पड़ी। बाद में जी। पता लगा उसके लिए परमिशन नहीं ली गई। तो तमाम तरह की विवादों से लंबा उनका नाता रिश्ता रहा है। खैर, फिल्मों में भी बहुत ज्यादा चले ऐसा लगता नहीं है मुझे, ना हाँ। म्यूजिक वीडियो में भी। जी। और राजनीति में आने की ख्वाहिश भी उनकी, मतलब उस वक्त अधूरी ही रह गई थी। आगे क्या होता नहीं जानते हैं। हालांकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब जो हमने सोच लिया है, कर लिया है, तो वो करेंगे ही। तो जब टिकट उकट नहीं मिला तो उन्होंने फिर से अप्लाई कर दिया कि भाई वीआरएस जो हमने लिया था उस पर पुनर्विचार कर लिया जाए। तो डीओपीटी जो है केंद्र सरकार का, वहां से एक चिट्ठी आई यूपी सरकार को कि आपका मंतव्य, यानी आपका सुझाव, आपकी राय क्या है। योगी आदित्यनाथ जी ने उस फाइल को टर्न डाउन कर दिया कि जी। हमें
इनको फिर से सेवा में देने की जरूरत नहीं है। अभिषेक सिंह को लगा रहा होगा, उम्मीद रही होगी कि शायद योगी जी कृपा कर दें, पर मुझे लगता है ऐसी बात तो हुई नहीं। अगर होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल। इससे पहले आपने याद किया होगा, ध्यान दिया होगा, मैं गुजरात में था उस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के। ये ऑब्जर्वर बन के गए थे, इन्होंने एक फोटो जी, डाल दी थी सोशल मीडिया पर, बड़ा जो चर्चित इनके रही। साथ, हाँ हाँ, वो सरकारी गाड़ी ऑब्जर्वर की, इनके साथ गनर, इनके साथ जो प्यून होते हैं उनकी फोटो डाल दी, और फिर उनको ऑब्जर्वर से वहां से हटा लिया गया था। तो विवादों से लंबा रिश्ता नाता रहा, प्रभावशाली आदमी है। और जौनपुर में अब आप मुझे एक लगता है किस्सा कि भी सुनाने वाले थे, आपने कहा। हाँ, ये किस्सा यूं है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सीनियर आईएएस अधिकारी के यहाँ बैठा था उस दिन। तो फिर पता लगा कि दुर्गा शक्ति नागपाल और अभिषेक सिंह वहां आए। तो जो सज्जन जिनके ऑफिस में हम बैठे थे, उन्होंने कहा आप इनको जानते हैं? तो मैं तो उनको जानता ही हूँ, हम बचपन में जानते। एक बार होता था कि अटल बिहारी वाजपेयी को तो सब जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े इस देश के सब लोगों को जानते हैं। मैंने इसी जी। अंदाज में कहा मैं इन्हें जानता हूँ, ये मुझे नहीं जानते होंगे। तो वो बड़े जोर से हंसे। फिर बातचीत होने लगी, सीनियर अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा भी कि अभिषेक क्या कर रहे हो यार तुम, कहा तुम्हारी एक्टिंग एक्टिंग हो नहीं पा रही, छोड़ो इस काम को, जो काम करे देखो पत्नी से सीखो, दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम लेके कहा, और तुम भी इसी पे काम पे ध्यान लगाओ। पर उन्होंने शायद उसकी उनकी बात को सुना नहीं। चुकी देखिए, अब क्यों ना हो, राजनीति में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चल जाते हैं। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ में ओपी चौधरी रायपुर के डीएम होते थे, उन्होंने जी, वीआरएस लिया, पहली बार चुनाव हार गए, अभी वहां मंत्री है ना। तो कहानियां बिल्कुल। बहुत सारी हैं। अन्ना मलाई भी छोड़ के आए, चुनाव भले हार गए, कल जी। को क्या होगा कह नहीं सकते। अरे तो एक उत्तर रिस्क प्रदेश में फैक्टर था। यासीन अरुण देख लीजिए, कमिश्नर थे कानपुर के, देख ले, इस्तीफा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव लड़े, और मंत्री हैं। बहुत सारे लोग हैं, अश्विनी वैष्णव उन्हीं के बैचमेट हैं, जी, अपराजिता सारंगी हैं जिन्होंने वीआरएस लिया, अभी भुवनेश्वर से वो सांसद हैं। ये तीनों जी। बैचमेट हैं, अश्विनी हाँ। वैष्णव, असीम अरुण और अपराजिता सारंगी। आपने चर्चा छेड़ दी तो हमने बात पूरी कर जी। दी। तो रिस्क फैक्टर था, नहीं चले, कभी कभी दांव चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है। लेकिन अभिषेक सिंह ने ऐलान कर दिया कि भाई रहेंगे तो यहीं, तो कुछ ना कुछ उनके मन में योजना होगी, देखिए आगे क्या करते हैं। बिल्कुल नजर रहेगी। नामों की चर्चा, तो एक और नाम की चर्चा कर लेते हैं। जो चुनाव जब टिकट बंट रहे थे तब बड़ा चर्चा में रहे एसटी हसन। मुरादाबाद के सांसद थे, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, आजम खान का दबाव काम किया और रुचि वीरा को टिकट मिला। रुचि वीरा अब जीत भी गई हैं, सांसद बन भी गई हैं। उसी दरमियान ये भी खबर निकल के आई थी कि एसटी हसन को अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर था कि जाकर रामपुर लड़ो, मगर वो माने नहीं। और दोनों जगह देखिए समाजवादी पार्टी के आज सांसद हैं, अब उनको शायद पछतावा हो रहा होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अब वो अपने भविष्य को टटोल रहे हैं कि अब क्या कर सकते हैं, शायद किसी विधायकी की सीट को भी देख रहे हैं। क्या चर्चा है, क्या कहानी है? सब समय का फेर है सौरभ जी, अब जी। पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं इस बात का गवाह हूँ। सर्जन डॉक्टर साहब कहते हैं उनको, सर्जन है वो पेशे से। जी। एसटी हसन मेयर भी रहे मुरादाबाद के, सांसद बन गए जब सपा बसपा का गठबंधन था। जी। भले व्यक्ति हैं, अपने विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। एसटी हसन को ऑफर था, हालांकि शुरुआत में वो आजम खान की वजह से राजनीति में आए, फिर जी। बाद में आजम खान से रिश्ते बिगड़ भी गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर आजम खान का लिहाज भी करने लगे। उनके पास खुला ऑफर था कि आप रामपुर से चुनाव लड़िए और रुचि वीरा चुनाव लड़ेंगे मुरादाबाद से। अब उनको ये खराब लगा कि भैया मैं मुरादाबाद का सांसद, मेरी जगह रुचि वीरा लड़ेंगे, हमको दूसरी जगह भेज रहे हो रामपुर। और उनको डर लग रहा था कि कहीं मेरा काम न लग जाए। जी। मतलब बीजेपी का जो अभी समीक्षा हो रही ना भीतर घात की, तो उनको लगा भीतर घात ना हो जाए, मेरा काम न लग जाए। ये सोच के उन्होंने अखिलेश यादव के प्रपोजल को ठुकरा दिया। लेकिन क्या होता है ना कई बार कि आप सोचते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। अब वो बड़े मन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी लहर चली, आंधी चली सपा की कि मुरादाबाद भी जीते, और रामपुर में मौलाना नदवी, जिनका राजनीति की एबीसीडी से कोई लेना देना नहीं, जी। वो रामपुर से जीत गए। अब उनको लग रहा होगा भैया कि रामपुर लड़ गए होते तो हम भी सांसद हो गए होते ना। हाँ। जी। रात को नींद भी नहीं आती होगी, और वाजिब भी है, होता होगा भाई, जी। इसमें कैसी। अब वो क्या करें बेचारे। और आप याद करिए, अखिलेश यादव जब मुरादाबाद में चुनाव प्रचार करने गए थे तो इतने गुस्से में थे एसटी हसन साहब कि न प्रचार करने गए, न अखिलेश यादव की सभा में गए। ये जरूर कहते थे कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे जो कहेंगे उन वो मैं मानूंगा। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो बहुत कुछ कहा था। खैर, अब उनकी नजर है कुंदर की विधानसभा सीट पर, जो संभल में है। और संभल से
शफीकुर रहमान बर्क याद करिए, जो अब नहीं रहे, उनके पोते इस बार वहां से चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी के टिकट पर और सांसद बन गए। तब कुंदर की सीट खाली हो जाएगी, वहां से विधानसभा का चुनाव होगा। कह तो रहे हैं डॉक्टर साहब की भाई हमको संसद में जाना चाहिए। अब तो डिमोशन हो जाएगा ना भाई, कहाँ लोकसभा के सांसद है, कहाँ विधायक हो जाएंगे। जी इस लोकसभा में कम से कम 5 विधानसभा सीटें तो आती ही हैं। तो जी। कह रहे हैं कि हमको तो संसद में होना चाहिए। तो भाई अभी राज्यसभा का कोई गुंजाइश नहीं है, लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो संसद में कहा जाएंगे। तो वो अपने मन को मना रहे हैं। तो अब उनकी नजर है कि कुंदरकी से विधानसभा का जो उपचुनाव हो, तो अखिलेश जी हमको वहीं से चुनाव लड़ा दे कम से कम, और कुछ न सही, ना आम तो लताम सही, बिहार में लताम अमरूद को कहते हैं। तो चलिए विधायक ही बन जाए, ऐसा एसटी हसन उसी गुणागणित में अभी लगे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, अब अखिलेश यादव से नाराज़गी ली भी है, तो अब कितना सफल हो पाते हैं, ये गौर करने वाली चीज़ होगी, देखने वाली चीज़ होगी। सब कुछ भविष्य में ही है, भविष्य में पता चलेगा, नज़र रहेगी आपकी हमारी। तो पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। लगातार हम इस शो को लाते रहेंगे, यूपी से जुड़ी राजनीति और तमाम जो गतिविधियाँ चलती हैं उसकी जानकारी लोगों तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। बाकी लगातार राजनीति चलती ही रहती है, यूपी है, यूपी में राजनीति के रंग कभी ढलने वाले, कम होने वाले हैं नहीं। चाहे वो समीक्षा बैठकों का दौर हो बीजेपी का, या फिर जो टास्क फोर्स भेजी जा रही है, या फिर योगी आदित्यनाथ का अधिकारियों को जो दी गई हिदायत है, सबकी जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।